विपक्षी दलों के साथ आने का, विपक्षी कुनबा बढ़ाने का मकसद पूछिए तो बस एक, मोदी को हटाना है। मोदी को क्यों हटाना है? क्योंकि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है और दलों को जोड़ रही है। कारण 2024 में और मजबूती से उतरना, 2024 में जीतना और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना। अब इन दोनों दलों के, इन दोनों गठबंधनों के आपको समझ में आएगा कि जो इनका मकसद है वो कितना अलग है, लेकिन इनके दावे अपने अपने हैं। इन दावों के बीच आंकड़े क्या कहते हैं? विपक्षी दल क्या एनडीए के करीब है कुनबा बढ़ाने के बाद? कितनी दूर एनडीए से और कितने पास, ये आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 18 जुलाई 2023-2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाली है। इस दिन एनडीए और विपक्षी दलों दोनों की ही बैठक होगी। एनडीए की बैठक दिल्ली में होगी, विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में होगी। ये 17 जुलाई और 18 जुलाई दोनों दिन होगी। पहले ये बैठक शिमला में होनी थी, तारीख 13-14 जुलाई थी, लेकिन उसके बाद इसकी तारीख टाल दी गई और जगह भी बदल दी गई, तो अभी 18 तारीख को बेंगलुरु में होगी। इन बैठकों में दोनों ही दल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और ये बैठक के बाद या बैठक के दौरान नहीं बल्कि बैठक के पहले ही इसकी पूरी तैयारी चल रही है कि कौन ज्यादा ताकतवर दिखाई पड़े, किसका परसेप्शन बने कि वो ज्यादा मजबूत है, उसके साथ ज्यादा लोग हैं, ज्यादा राजनीतिक दल हैं, ज्यादा साथ है। अभी एनडीए में 30 दल हैं। नरेंद्र मोदी एनडीए को पुरानी वाली एनडीए के स्वरूप में लाना चाहते हैं, इसीलिए कई ऐसी पार्टियों को भी इस एनडीए में शामिल किया जा सकता है 2024 से पहले, जो पुरानी वाली एनडीए में यानी पहले की एनडीए के साथी थे। पुराने साथियों की वापसी हो सकती है। वहीं कांग्रेस की भी 18 तारीख को ही बैठक है और ये संदेश देने की कोशिश इस बैठक से कि सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी एकता और ज्यादा मजबूत हो रही है, ज्यादा दल साथ आ रहे हैं, विपक्षी कुनबा बड़ा हो रहा है। इसीलिए 8 और दलों को इस बैठक में बुलाया गया है जो पटना की बैठक में शामिल नहीं थे। जब विपक्षी एकता की पहली बैठक पटना में हुई 23 जून को, उस बैठक में ये दल शामिल नहीं थे। हालांकि ये दल यूपीए का हिस्सा रहे हैं, कांग्रेस के साथी हैं, तो ये नहीं कह सकते कि कुछ अलग से जुड़ रहा है। वही हैं जो कांग्रेस के पुराने साथी थे, उन्हीं को इकट्ठा कर रही है। इन दलों के कांग्रेस के साथ आने से विपक्षी एकता को ताकत मिलेगी या नहीं, तो इसका जवाब एक नंबर आपको बताऊंगी, उसके जरिए आपको साफ हो जाएगा। इन 8 दलों की लोकसभा में कुल 6 सीटें हैं, यानी ये विपक्षी कुनबे में सिर्फ संख्या बढ़ाएंगे 8 दल, ताकत इनसे नहीं बढ़ने वाली। दोनों ही दलों की बैठक 2024 की रणनीति को लेकर की जा रही है, लेकिन बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में भी विपक्ष को आगे नहीं निकलने देना चाहती। विपक्षी कोशिश परवान चढ़े इससे पहले बीजेपी माहौल को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू के शामिल होने की उम्मीद इसलिए है, आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी में शामिल होने के लिए बहुत बेताब हैं। वो दिल्ली आके मुलाकात भी कर चुके हैं और उन्हें सिर्फ इंतजार है कि कब हामी मिले और वो शामिल हो जाएं एनडीए में। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बैठक में वो शामिल हो सकते हैं। अकाली दल एनडीए का हिस्सा अब नहीं है, लेकिन बनना चाहती है। अकाली दल जो किसान आंदोलन के समय एनडीए से अलग हुई थी, उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर जब बिल पास हुआ, किसान बिल जब पास हुआ, तो कैबिनेट का हिस्सा थी अकाली दल, लेकिन उसके बाद जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, तथाकथित किसान आंदोलन, तो उसके बाद एनडीए से बाहर हो गई थी अकाली दल। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी अकाली दल को बहुत नुकसान हुआ, अकाली दल हाशिए पे पहुंच गई और उसे लग रहा है कि अब बीजेपी के साथ आना उसके लिए जरूरी है। लेकिन बातचीत अभी इन दोनों दलों के बीच इस स्तर पर नहीं पहुंची है कि 18 जुलाई की बैठक में अकाली दल शामिल हो सके। ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल होने के लिए बेताब हैं, बस बीजेपी से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। वो तो साफ साफ कई बार कह चुके हैं, मीडिया से भी कह चुके हैं, तो उन्हें बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है और ये सिग्नल मिलते ही वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। अजीत पवार जो एनसीपी के नेता हैं, जो शरद पवार से अलग हुआ है गुट उसके,
वो इसके अलावा शिवसेना शिंदे, जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र में एक साथ हैं बीजेपी के साथ, ये तीनों पार्टियां साथ में हैं, तो ये एनडीए का हिस्सा हैं, ये भी शामिल होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, हम पार्टी के जीतन राम मांझी, जिन्होंने कुछ दिन पहले मुलाकात भी की थी दिल्ली में आकर अमित शाह से, वो भी एनडीए में शामिल होने के औपचारिक न्योते का इंतजार कर रहे थे और इन दोनों को ये न्योता मिल चुका है, यानी ये दोनों इसमें शामिल होंगे। मुकेश सैनी भी एनडीए के कुनबे का हिस्सा होंगे। जयंत चौधरी की बीजेपी से बात नहीं बनी है। जयंत चौधरी, जिनकी लंबे समय से बीजेपी से बात हो रही थी, लेकिन सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी की उत्तर प्रदेश में लोकसभा के हिसाब से या वैसे भी आप देखें तो उनकी ताकत ऐसी नहीं है और उनका दल अब तो क्षेत्रीय दल का भी दर्जा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम उन्हें इतनी सीटें मिले लोकसभा में, वो इतने प्रतिशत वोट हासिल कर लें। उनका टारगेट यही है कि इतने प्रतिशत वोट हासिल कर लें कि उनकी क्षेत्रीय पार्टी की जो है उनकी पार्टी, वो उसको पहचान मिल जाए, क्षेत्रीय पार्टी बन जाए, कम से कम इतने वोट वो हासिल करें, इसके लिए उनको सीट चाहिए। उनकी ये मजबूरी भी है, लेकिन ये बातचीत बीजेपी के साथ तय नहीं हो पाई, क्योंकि बीजेपी ने खुद 63 सीटें जीती थी पिछली बार, तो वो बाकी सीटों जो है उन्हीं में जो बाकी लोग हैं, निषाद पार्टी है, अपना दल है, राजभर साथ आते हैं तो वो हैं, इन सब के बीच बांटना चाहती है। वो अलग से अपने कोटे से किसी को कुछ नहीं देने वाली, ये बिल्कुल साफ है। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी 18 तारीख को विपक्ष की जो बेंगलुरु में बैठक होगी उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पहली बैठक जो पटना में हुई थी उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। तब उन्होंने कारण कहा था कि पहले से कार्यक्रम बने हुए थे, लगे हुए थे, व्यस्तता थी, इसीलिए नहीं किया। खैर जो भी था, लेकिन अब उनकी बीजेपी के साथ बातचीत लगभग टूट गई है। पटना में जो बैठक हुई उसमें 16 दल शामिल हुए, उनकी सीटें भी आपको आंकड़े बताती हूँ, अब आंकड़ों के जरिए समझाती हूँ कि कौन दल कहाँ है। विपक्ष के जो पटना में बैठक हुई इसमें 16 दल शामिल हुए, जिनकी सीटों की संख्या कुल मिलाकर 130 से ऊपर नहीं जाती। बहुत जोड़ घटा लिया मैंने, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाती। शिवसेना, एनसीपी दोनों टूट चुकी हैं। जेडीयू भी 2019 वाली स्थिति में नहीं है, और जो बेंगलोर में शामिल होंगी 8 और पार्टियां, उनकी सिर्फ 6 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार जो 16 दल शामिल हुए थे उनमें शायद 6 या 6 दल ऐसे जिनकी एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट है। तो ये समझ लीजिए कि आप कितना भी गुणा गणित कर लीजिए, कितना मैक्सिमम आप शिवसेना और जेडीयू को दे दीजिए, उसके बावजूद भी ये आंकड़ा 150 के ऊपर नहीं जाता। इससे कम ही है, मैंने ज्यादा करके रखा है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता किसी हाल में। उधर एनडीए 2019 में 353 सीटें जीती थी, बीजेपी ने अकेले 303 सीट जीती। अभी भी लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 330 है। इसके बावजूद भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, कहीं से भी कोई लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती, और पूरी ताकत से एनडीए के कुनबे को बढ़ाने में लगी हुई है। जिस तरह से आप देखिए इनकी एकता जो बन रही है, ये विपक्षी एकता बनाने, दूसरी तरफ जो विपक्षी एकता के दल हैं वो टूट जाते हैं, वो टूट रहे हैं। एनसीपी की क्या स्थिति हो गई, जेडीयू बहुत मुश्किल में है, नीतीश कुमार तो परेशान है, उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी ही टूट जाएगी, उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो स्थिति बहुत खराब है, यहाँ अपनी पार्टियां नहीं संभाल पा रही। जो उद्धव ठाकरे हैं वो इसका हिस्सा है, उनकी पार्टी भी जा ही चुकी है, उनके पास भी गिने चुने सांसद ही बचे हैं। तो बहुत खराब जो विपक्षी कुनबा है वो अपने ही घर को नहीं संभाल पा रहा है, तो वो विपक्षी एकता किस तरह से करेंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए जो है वो मजबूत, बीजेपी जो है एनडीए में वो मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी को सेक्रीफाइस करने के लिए क्षेत्रीय दल कह रहे हैं। अब ममता बनर्जी के साथ किस तरह से तालमेल बनेगा देखना होगा। जिस तरह से बड़े मार्जिन के साथ, कह लीजिए क्लीन स्वीप से भी ज्यादा बड़ी जीत ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव में हासिल की, वो किस तरह से हासिल की, किस तरह से हिंसा हुई, ये सब अलग बात है, लेकिन वो इन सब चीजों को कहेंगी नहीं, ना देखती हैं, तो उनको लगेगा कि मैंने इतनी बड़ी जीत हासिल की। अब डीएमके या कोई और पार्टी या जिस तरह से अखिलेश यादव, क्या वो राजी होंगे ज्यादा से कांग्रेस पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए? यह सब क्षेत्रीय दल यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही सेक्रीफाइस करे। अगर आम आदमी पार्टी साथ आती है तो क्या वो पंजाब या दिल्ली में किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को सीटें देने के लिए राजी होगी? क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब छोड़ देना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए। तो अब क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी से सेक्रीफाइस करने की मांग की जाएगी और क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए राजी होगी? वो एक नेशनल पार्टी है,
क्या एक नेशनल पार्टी इस बात के लिए राजी होगी कि वो जहां जहां क्षेत्रीय दल है वहां वो लड़े ही नहीं, वहां अपना आधार, अपना जनाधार, अपने कार्यकर्ता सबको ऐसे ही छोड़ दे? क्या वाकई ये संभव होगा उसके लिए? ये देखना होगा। दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटें हासिल की थी, जो बाकी एनडीए के दल हैं उनको 50 सीटें मिली थी। सिर्फ शिवसेना ही थी बीजेपी के अलावा जिसके पास डबल डिजिट में सीट थी। इसके अलावा ज्यादातर के पास 10 से कम सीटें हैं, बल्कि 13 दल तो शायद ऐसे हैं, अगर मैं सही हूं, जिनके पास एक भी सीट नहीं है। तो बीजेपी को जरूरत नहीं है सहयोगियों की, लेकिन बीजेपी फिर भी सहयोगियों को साथ रख रही है। और इसीलिए जो ये छोटे दल हैं जानते हैं कि ये बाह मरोड़ने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी को बहुत क्लैरिटी है, इसीलिए जयंत चौधरी से बातचीत टूट गई। चिराग पासवान को न्योता जरूर दिया गया, लेकिन कहा गया कि आप अपने चाचा पारसनाथ पासवान के साथ आ जाइए, क्योंकि एलजेपी को दोनों को मिला के कुल 6 ही सीट देगी बीजेपी। भले ही जेडीयू अलग हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ज्यादा सीट देने को राजी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी उसके लिए 63 सीटें उसने पिछली बार जीती थी। तो वो छोटे छोटे दलों को जितनी बाकी सीटें वही देगी, वो अपने कोटे से सीटें नहीं देने वाली, ये बात साफ है और ये बात सभी जानते हैं। इसीलिए जयंत चौधरी के साथ भी बातचीत टूट गई थी। तो कुल मिला के बीजेपी का अपर हैंड है, उसकी बाह मरोड़ने की हालत में कोई पार्टी नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कितना खुश हो ले कर्नाटक की जीत से, हिमाचल की जीत से, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या लोकसभा के चुनाव में उसके पास 52 सीटें हैं और हर पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ही सेक्रीफाइस करे, वो क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता दे, जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां वो चुनाव ना लड़े। तो अब ये देखना होगा कि जो ये बैठक होगी 18 तारीख को दोनों दलों की अलग अलग, एक बैंगलोर और एक दिल्ली में, उन बैठकों से क्या निकल के आता है। क्योंकि जो कहा जाएगा, जो बताया जाएगा, उससे ज्यादा जो संदेश निकल के आता है वो महत्वपूर्ण होता है और जनता उसे देखती और समझती है और यही देखकर वो तय करती है कि उसे किसे चुनना है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।